हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। 5th सेमेस्टर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर स्टार्ट करिए। तो 5th सेमेस्टर की जूलॉजी हम आज पहली क्लास है इसकी। आज से आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। कोशिश करूँगा कि रोज़ एक क्लास आप तक पहुँचे। अगर रोज़ नहीं होगा तो अल्टरनेट डे पे एक क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। 5th सेमेस्टर जो है हमारा जूलॉजी में, हमको नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक जूलॉजी की सिर्फ लास्ट की 2 यूनिट हैं, जिसमें एपीकल्चर, एक्वाकल्चर है ना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड पढ़ना है। बाकी की जो आपकी 6 यूनिट हैं स्टार्टिंग की, उसमें सिर्फ नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है। नॉन कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें 2 कैटेगरी हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट में आपका प्रोटोजोआ टू हेमिकोऑर्डिनेटा तक के जितने भी फाइलम हैं सबको पढ़ना है। हर एक फाइलम का कुछ 1-2 स्पीसीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, जो कि आपको सिलेबस में मैंने बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। पहली यूनिट आपकी जो है इसमें प्रोटोजोआ टू सिलेंटेटा, मतलब इसमें 3 टोटल फाइलम आपके आएंगे पहली यूनिट में, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंटेटा। टोटल आपको कितने फाइलम पढ़ने हैं? पहला तो आप प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, फिर पोरीफेरा, सिलेंटेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोऑर्डिनेटा। तो टोटल 10 फाइलम पढ़ने हैं। और लास्ट की जो 2 यूनिट होंगी आपकी, उसमें आपका इकोनॉमिक जूलॉजी रहेगा, है ना, जिसमें मछली पालन हो गया, है ना, एक्वाकल्चर और एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन वगैरह है, और रेशम कीट जो होते हैं किस तरीके से रेशम बनता है ये सब, और लाख कीट है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो उत्पाद जूलॉजी से हमको मिलते हैं जंतुओं से, उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट का जो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी हर एक फाइलम में, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप लोग अगर सिलेबस देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा यूनिट फर्स्ट में प्रोटोजोआ टू सिलेंटेटा, फिर प्रोटोजोआ में 3 स्पीसीज लिखी होंगी जिसके बारे में पढ़ना है, यूग्लिना, पैरामीशियम और थर्ड है आपका मोनोसिस्टिस। लेकिन उसमें सिर्फ आपको 3 स्पीसीज ही नहीं पढ़नी है, सिलेबस में जो कुछ चीज़ें जो है उसमें लिखी नहीं है, नीचे का आप जब इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे उसमें पता चलेगा। हर एक फाइलम में, जैसे प्रोटोजोआ भी हम पढ़ेंगे तो पहले प्रोटोजोआ के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, इसके बाद में जो इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं और कुछ यूजफुल हैं प्रोटोजोआ के, जैसे आपको पता है मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, फाइलेरियसिस हो गया है ना, फाइलेरियल वर्म से होता है, और एस्केरियसिस हो गया, एस्केरिस से होता है, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं इससे। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको 3 स्पीसीज पढ़ना है। स्पीसीज में यूग्लिना, पैरामीशियम और मोनोसिस्टिस, इनका डिटेल में लाइफ साइकिल पढ़ना है, इनसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इतना मटेरियल पढ़ना है। ऐसे ही आप जब पोरीफेरा पढ़ोगे तो पोरीफेरा का सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट जो हैं उस फाइलम से रिलेटेड, जो पोरीफेरा में ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या लक्षण हैं, सामान्य लक्षण, फिर उसका क्लासिफिकेशन की जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, उसमें वो किस पोजीशन पे आते हैं, उसके बाद में जो भी उसमें स्पीसीज दी गई हैं उसको पढ़ना है ना। तो यही स्ट्रेटजी लास्ट तक रहेगी। पहला प्रोटोजोआ है फाइलम, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। देखो प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटोन्स एंड जोआ। प्रोटोन्स या प्रोटो का मतलब होता है पुराना, है ना, या फर्स्ट कह सकते हो आप, जो सबसे पहले आया हो। जोआ मीन्स एनिमल या जंतु, जो सबसे पहले एनिमल्स आए थे उनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। वर्गीकरण जब आप पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं। हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि इनको फर्स्ट पोजीशन ही मिली है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था सन 1969 में, उसके अकॉर्डिंग 5 जो किंगडम बनाए गए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। पहला था प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, टोटल 5 किंगडम थे। उसमें जो पहला किंगडम था आपका प्रोटिस्टा,
उस किंगडम प्रोटिस्टा में आपका प्रोटोजोआ फाइलम आता है ना, प्रोटिस्टा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को प्लेस किया गया है। तो प्रोटोजोअन्स जो हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, है ना। या तो आप सब किंगडम बोल सकते हो या फाइलम बोल दीजिए कि प्रोटिस्टा किंगडम का फाइलम है प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ में भी कई सारी कैटेगरी बनाई गई। किस बेस पे? प्रोटोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे? लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे। जो इनमें गतिमान अंग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके बेस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले इसमें आएंगे आपके अमीबीय प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका ये सभी आ जाएंगे। सेकंड ग्रुप जो इसमें है वो है आपका फ्लेजिलर प्रोटोजोअन्स, मतलब कसाभीय प्रोटोजोआ, जिसमें आपको फ्लेजिला मिलेगा। अब उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होगा? फ्लेजिला। थर्ड इसमें ग्रुप आपको मिलेगा सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, उसमें सिलिया लोकोमोटरी ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करेगा। लास्ट आपका आएगा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में एक नए तरीके की स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पोर बोलते हैं। बीजाणु का उत्पादन सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो ये जो है प्रोटोजोआ, इसके भी 4 पार्ट हैं। अमीबी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ और लास्ट है आपका स्पोरोजोआ, है ना। ये हम क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो आपको दे देंगे, उसमें डिटेल में बता देंगे अलग अलग साइंटिस्टों का, जो कि काम भी आएगा आपको। तो कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। प्रोटोजोअन्स आर माइन्यूट यूनिसेलुलर और कभी कभी एसेलुलर भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इसमें एसेलुलर मतलब आकोशिकी, और इतने ज़्यादा डेवलप है नहीं क्योंकि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे नहीं लेकिन एनिमल की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं। अर्थ पे तो आपको पता है सबसे पहले एसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर बैक्टीरिया वगैरह आए, उसके बाद में इवोल्यूशन हुआ तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने। लेकिन एनिमल्स में अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोटोजोअन्स आए थे। तो या तो ये यूनिसेलुलर होंगे मैक्सिमम, और कुछ एसेलुलर भी होते हैं। अभी तक आप पढ़े होंगे कि वायरसेस जितने भी हैं वो एसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ भी हैं जो कि एसेलुलर होते हैं, है ना। तो ये माइन्यूट होते हैं, मतलब बहुत छोटे से, बहुत ज़्यादा साइज नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर या फिर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। विदाउट एनी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब सेल ही नहीं बनी है अच्छे तरीके से भी, तो टिश्यू ग्रेड कहाँ से आ जाएगा, है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे, पहले एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर सेलुलर है, फिर टिश्यू लेवल आता है, फिर टिश्यू सिस्टम आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से डेवलपमेंट के आधार पे आगे जैसे जैसे आप फाइला पढ़ते जाओगे, फाइलम, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से इवोल्व हुए हैं। ये जो होते हैं प्रोटोजोअन्स छोटे हैं, माइन्यूट, यूनिसेलुलर हैं, मतलब एक कोशिकी। यूकैरियोट होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस आपको वेल डिफाइंड देखने को मिलेगा। विदाउट एनी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल मिलेगा। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होगी, या फिर ये एसेलुलर हो सकते हैं, जिसके बहुत कम उदाहरण हैं। अगला पॉइंट इसमें, दे आर द फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स एंड हेंस द नेम प्रोटोजोआ, मतलब सबसे पहले यही एनिमल्स आए थे, इसीलिए इनको हम प्रोटोजोआ बोले। प्रोटोजोआ का मतलब आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट एनिमल्स, है ना। When man is placed at the apex of the animal kingdom, अगर एनिमल किंगडम की बात करें, अगर मैन को सबसे ऊपर आप रखोगे तो प्रोटोजोआ को बॉटम में रखना पड़ेगा, एकदम बेस पे, है ना। प्रोटोजोअन्स शुड बी प्लेस्ड एट द बेस। फाइलम प्रोटोजोआ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब इसके कुछ मेन कैरेक्टर क्या है? प्रोटोजोअन्स आर द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ये तो बात अब तक अभी आपको समझ में आ गई होगी। दे आर माइन्यूट एंड माइक्रोस्कोपिक, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये लाइन इतनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ जो हैं कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब परजीवी, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी क्या है?
प्रोटोजोआ है, मलेरिया फैलाता है, तो वो तो पैरासाइट हो गया ना। पैरासाइट के रूप में हमारे अंदर रहता है। उसका होस्ट जो है, 2 होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के, आपको पता भी होगा। एक होता है फीमेल एनोफ्लिज, और फिर वो काटती है तो मनुष्य में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के अंदर। तो बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे फाइलेरियल वर्म, उचेदेरिया, बैंक्रोफ्टाई, आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले 11th में पढ़े होंगे, या बीएससी के भी जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका था उसमें डिजीज़ वगैरह कुछ थे उसमें पढ़ा होगा। इसके अलावा स्केरिस हो गया, है ना, स्केरिस लुम्ब्रेक्वाइट्स जो कि स्केरिएसिस फैलाता है। अमीबा हो गया, अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबिएसिस कॉज करता है। लेशमेनिया डोनोमानी आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, लेशमेनिया हो गया। और ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो निद्रा कारक रोग फैलाता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को डिजीज़ होता है उसको नींद ही नहीं आती। लेशमेनिया डोनोमानी जो है वो काला आजार या डमडम फीवर नाम से आता है, बहुत खतरनाक डिजीज होता है। तो ये सभी क्या है, प्रोटोजोन्स हैं, और ये सभी पैरासिटिक हैं। कैसे हैं, पैरासिटिक परजीवी। कुछ इसमें आपको फ्री लिविंग भी मिलेंगे, लेकिन याद ये रखना है जितनी भी फ्री लिविंग स्पीसीज हैं इसकी वो सभी एक्वेटिक होंगी, मतलब जलीय, है ना। तो 2 टाइप का इनका हैबिटेट है। प्रोटोजोन्स का हैबिटेट जो है 2 टाइप का है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। पैरासिटिक जो है उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, डिजीज़ कॉज करते हैं और किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें भी डिजीज़ कॉज करेंगे उसी के अंदर, और इंट्रासेलुलर होते हैं ज़्यादातर, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, सेल के अंदर मतलब बॉडी के अंदर ही रहेंगे। और जो फ्री लिविंग स्पीसीज हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक होंगी, ज़्यादातर नहीं, जितनी भी हैं सब, ऑल द फ्री लिविंग फॉर्म्स आर एक्वेटिक। लास्ट पॉइंट इसमें, दे आर एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे प्रोटोजोआ जो है फर्स्ट एनिमल है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, पुराने, लेकिन फिर भी इसमें हर प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल भी है और बाइलेटरल सिमेट्री भी है। आगे आगे आप जैसे भी फाइलम पढ़ेंगे आप देखेंगे पोरीफेरा जो है, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा पढ़ेंगे, वो एसिमेट्रिकल होता है, असममित, उसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं मिलेगी। फिर आप पढ़ोगे सीलेंटेटा, सीलेंटेटा में आपको रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री मिलेगी। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ से आगे आपको बाइलेटरल मिलेगी। फिर आप जब इकाइनोडर्मेटा में पहुंचेंगे लास्ट में, तो वहाँ पे दोनों टाइप की मिलेगी उस फाइलम में ऑर्गेनिज्म। जो लार्वा स्टेज होगी, लार्वल स्टेज, उसमें बाइलेटरल, और वही जब वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, तो उसमें कैसी मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री का खेल जो है एवोल्यूशन के साथ साथ हुआ, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते गए तो सिमेट्री भी चेंज होती गई। लेकिन ये पहला फाइलम है, सबसे पुराने जीव हैं, एनिमल्स हैं, फिर भी इसमें आपको हर प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है। ये बहुत ही अजीब बात है। इसमें एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, हर प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के जो इसमें पॉइंट है वो आपको नोट करवाता हूँ। अगला पॉइंट है इसमें, दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अभी आपको बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल है या फिर एसेलुलर है। अगर सिंगल सेल होगा तो जितने भी फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होने वाले हैं ना, एक सिंगल सेल ही करेगा। रेस्पिरेशन भी सीधा कॉन्टेक्ट में होगा सेल के, डाइजेशन भी इंट्रासेलुलर होगा, जितने भी फंक्शन हैं सब साइटोप्लाज्म से होगा। दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, इसमें बहुत हाई टिश्यू लेवल वाला नहीं मिलने वाला है। ऑल द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सिंगल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सभी साइटोप्लाज्म के थ्रू एक्टिवेट होंगी। ऑल द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सिंगल सेल। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट
फ्रॉम प्रोटोजोआ। लोकोमोशन इसमें अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। इसे लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे ही तो प्रोटोजोआ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यह भी आपको मैंने बताया था। लोकोमोशन इज अफेक्टेड बाय फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोडिया, है ना। स्यूडोपोडिया ये आपको देखने को मिलेगा अमीबा में। जब अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे हम तो उसमें देखेंगे आप कि स्यूडोपोडियो स्पोर कैसे बनता है ना। फ्लैजिला, इससे आप लोग पहले से ही फेमिलियर होंगे। फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया में भी, आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ें उसमें भी देखा होगा। फ्लैजिला जो है इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं अंदर, ठीक है। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता ही है। बाहर फिलामेंट होता है, हुक होता है, यही सब होता है ना। 9+2 वाला 9+0 अरेंजमेंट मिलता है इस फ्लैजिला में, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं प्रोटोजोआ, तो इसमें 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा। सीलिया, पैरामीशियम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जिसमें सीलिया पाए जाएंगे वो काफ़ी एक्टिव रहता है, उसमें जो मोशन है काफ़ी सक्रिय होता है, अत्यंत सक्रिय होते हैं ये, जल में खासकर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो सीलिया जो है, क्योंकि सीलिया हजारों की संख्या में होते हैं, एक पैरामीशियम में हजारों की संख्या में छोटे छोटे सीलिया होते हैं। फ्लैजिला जो है कंपेरेटिवली बड़ा होता है सीलिया से, लेकिन सिंगल मिलेगा आपको। जैसे यूग्लिना आप पढ़ोगे, एक यूग्लिना में एक सिंगल फ्लैजिला होगा, लेकिन बड़ा होगा, और वो इस तरीके से मूवमेंट करता है ना, सांप जैसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, उसी के माध्यम से आगे बढ़ता है ऑर्गेनिज्म। सीलिया जो है, सीलिया ये लयबद्ध गति करते हैं इस तरीके से, है ना। आगे आप जब पढ़ेंगे पैरामीशियम तो उसमें देखेंगे हजारों सीलिया होते हैं, और सभी एक साथ इस तरीके से ऐसे ऐसे गति करते हैं, पानी को बढ़ाते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं। जैसे नाव में आप कभी बैठे होंगे तो इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, सेम वैसे ही इस तरीके से गति करते हैं सीलिया। तो सीलिया जो है लयबद्ध तरीके से एक साथ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे कि वो आगे मूव कर जाते हैं, और स्यूडोपोडियो स्पोर, है ना। तो लोकोमोशन जो है इसमें अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन भी इसमें भी काफ़ी वेरिएशन आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। होलोजोइक है, होलोफिटिक है, सेपरोजोइक और पैरासिटिक। पैरासिटिक जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह हैं जो, ये तो पैरासिटिक है ना, तो परजीवी के जैसे व्यवहार करते हैं। सेपरोजोइक मतलब जो डेड मटेरियल होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उस पर ग्रो कर जाते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संभोजी, जो सीधा छोटे छोटे, उनसे भी छोटे ऑर्गेनिज्म को इंगल्ब कर लेते हैं सीधे। और होलोफिटिक, मिक्सोट्रोफिक भी बोल सकते हो, क्योंकि यूग्लिना जो है वो दोनों तरीके का दिखाता है न्यूट्रिशन, आपको पता होगा। अगर लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी होता है, और अगर अंधेरे में है, लाइट नहीं है, एब्सेंट है, तो वो हम लोगों के जैसे बिहेव करता है। ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक दोनों टाइप का होगा, इसमें हर प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर है, विद इन द सेल, है ना, सेल के अंदर ही डाइजेस्ट होंगी चीज़ें। पहले डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। मान लीजिए सिंगल सेल है, पानी में या वाटर में, वो यूग्लिना है, पैरामीशियम है, सब वाटर में पड़े होते हैं। जो भी फूड है उसको बॉडी सरफेस, जो उनकी सेल की सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्प्शन के बाद में विद इन द सेल डाइजेशन होगा, है ना। इस तरीके से होता है। एब्जॉर्ब नहीं, हम उसको डिफ्यूज बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन अलग चीज़ है। डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन कैसे होता है आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए ये इतनी एरिया है जिसमें एक यूग्लिना इस तरीके से आपको दिखाया, इसमें यूग्लिना पड़ा हुआ है, ये फ्लैजिला है, चारों ओर वाटर है, इसमें बहुत सारी मटेरियल होगा, इसमें फूड पार्टिकल्स भी होंगी। तो क्या करेगा, बाहर जिस चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यूग्लिना की जो सेल है इसके अंदर अगर कम है, तो वो चीज़ डिफ्यूजन के थ्रू ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर डिफ्यूज कर जाएगी, और उसके बाद में उसका डाइजेशन हो जाएगा और वो यूज कर लेगा। तो इस तरीके से पहले चीज़ें डिफ्यूज होके सेल के अंदर आएंगी, फिर विद इन द सेल डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन इस तरीके से इसमें होता है, इंट्रासेलुलर, ये चीज़ याद रखनी है। रेस्पिरेशन अकर्स बाय डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन जो है श्वसन, वो भी कैसा होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि इसमें कोई तंत्र तो बने नहीं है भाई, ये सेलुलर
इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में है ही नहीं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब कहाँ है। तो जितनी भी चीज़ें होंगी सभी ओस्मो रेगुलेशन वगैरह सब डिफ्यूजन के थ्रू ही इसमें हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें सेल वॉल भी नहीं पाई जाएगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन सेल के ऊपर इसमें सेल वॉल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। कुछ जगह आप देखोगे कि पेलिकल मिलेगा, जैसे कि ये जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना में क्या होगा, पेलिकल मिलेगी। यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है ना। और यहाँ पे आपको यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना में आपको पेलिकल मिलेगी, पेलिकल जो कि किसकी बनी होती है, प्रोटीन, खास तरह की प्रोटीन होती है जिससे बनी होती है पेलिकल। तो ये बाहरी परत होती है, सेल वॉल इसमें अब्सेंट होगी। अब हम बात करते हैं, इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स ओस्मो रेगुलेशन इज कैरीड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे जरूर आएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है, संकुचनशील रसधानी, रसधानी जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके थ्रू इसमें ओस्मो रेगुलेशन होगा। ओस्मो रेगुलेशन मतलब परासरण नियमन जो होता है वो किसके थ्रू होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। इंसिस्टमेंट इज अ कॉमन फिनोमिना, इस फाइलम की कॉमन फिनोमिना है। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन होगा, और सेक्सुअल मेथड। खासकर जब हम पैरामीशियम पढ़ेंगे तो उसमें कंजुगेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में हम पढ़ेंगे कंजुगेशन, कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एसेक्सुअल मेथड होती है। तो इस तरीके से ये मेन जो पॉइंट है प्रोटोजोआ के वो कवर हो गए। आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली जितने भी इसमें पॉइंट लिखवाया हूँ सभी आपको याद होने चाहिए, सब आपको तैयार करने हैं। सभी पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, MCQs हैं, ये सभी आपके इसी में निपट जाएंगे। दूसरा एक आध जो है क्लासिफिकेशन से बनते हैं, तो क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंट जो प्रोटोजोअन्स, कॉमन प्रोटोजोअन्स डिजीज हैं, ये 20 मिनट के लेक्चर में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। जो सेकंड लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 02, इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। 20 to 25 मिनट का लेक्चर रहेगा। इसमें जो प्रोटोजोअन्स का क्लासिफिकेशन है और दूसरा जो कॉमन डिजीज होते हैं, है ना, डिजीज है प्रोटोजोअन्स डिजीज, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आपकी एक स्पीसीज स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम यूग्लिना पढ़ेंगे, फिर पैरामीशियम, देन उसके बाद में मोनोसिस्टिस। तो ये आपकी जो है फाइलम कवर हो जाएगी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको तैयार करिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे कि सोल्व करें। और ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।